अब तक आप लोगों ने जो क्लासेस अटेंड की वो क्लासेस आपको दिया गया बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और उनमें देखने वाले जो प्रोसेसेस होते हैं उनको लेकर के। आज की क्लास से स्टार्ट होगा लाइफ साइंस का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डायनामिक, जिसको आप बोल सकते हो, ये है टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसर्च किए जाते हैं। आए दिन इस फील्ड में आपको नई नई चीज़ें, नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहती हैं। इसलिए आप लाइफ साइंस के सबसे मोस्ट डायनामिक लेक्चर में, मीन्स यूनिट में, आप सभी लोगों का वेलकम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स, इन दोनों के इंटरलिंक्ड का, मीन्स बिटवीन का क्या है, एक सिलेबस या सब्जेक्ट है जिसमें आप चीज़ों को किस लेवल पढ़ते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस पे। किस चीज़ का, लिविंग सिस्टम में जो प्रोसेसेस हो रही होती हैं, जो फिनोमेना हो रहा होता है, उनका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे क्या प्रोसेसेस है, किस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं, उन चीज़ों को स्टडी आपको करने को मिलता है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि आपके लिविंग सिस्टम में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो केमिकल एंटिटीज हैं, वो कैसे जुड़ते हैं, कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, कैसे उनकी बायोसिंथेसिस होती है, किस तरीके से डिग्रेडेशन होता है, इसके बारे में आपको आइडिया लगा। आपने देख लिया कि कैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, इन सब का कैसे फंक्शन होता है, किस तरीके से ये सिंथेसिस होती है, कैसे इनमें कौन कौन टाइप केमिकल बॉन्ड होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको पढ़ना होता है कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रोल है, मतलब किस तरीके से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कौन कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उस प्रोसेस में क्या चीज़ें हो रही हैं, उस प्रोसेस में मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो नॉर्मली अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिफाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली एक एडवांस वर्जन है बायोकेमिस्ट्री का, और ये इंटरलिंक्ड करता है दैट इज जेनेटिक्स को और बायोकेमिस्ट्री को। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मेन पर्पज क्या हो जाता है, टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड इट्स एंड इन बिटवीन द सेल्स, इंक्लूडिंग बायोमोलिकुलर सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड इंटरेक्शंस। इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो ये आपका दैट इज यूनिट है, इसका मेन जो पर्पज है वो यही है कि किसी भी लिविंग सेल्स में जो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी फिनोमेना हो रहा है, लाइक एज कोई मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हो रही है, लाइक एज डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रही है, किसी प्रोटीन में कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, कोई म्यूटेशन हो रहा है, कोई रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आप समझते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंडर में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली एक बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स दोनों के बीच का एक लिंक है, दोनों के चीज़ों को लिंक करता है। जहाँ पर आपने देखा होगा कि बायोकेमिस्ट्री में सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम्स एक्सेट्रा। जेनेटिक्स ने अपने डीएनए को बहुत अच्छे तरीके से जीन लेवल पे देखा, एलिल्स लेवल पे देखा, फैक्टर के बारे में देखा कि कैसे एलिल्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं और क्या काम करते हैं। तो उन दोनों को मिला करके एक एडवांस ब्रांच डेवलप किया गया जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब कभी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की जाती है तो वहाँ पे स्टार्टिंग डीएनए से ही होता है, कि मॉलिक्यूलर की जो बेसिक फाउंडेशन स्टोन है वो बेसिकली डीएनए से है, क्योंकि आप सब कुछ डीएनए के रिगार्डिंग में ही इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। डीएनए क्या बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना, डीएनए में म्यूटेशन हो जाना, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन हो जाना, डीएनए में क्रॉसिंग ओवर होना, सब कुछ आपको सेंट्रल पॉइंट पे क्या रहता है, दैट इज द डीएनए रहता है। और डीएनए के बारे में आप काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ करके आ चुके हैं, उसकी केमिस्ट्री को लेकर के, उसके स्ट्रक्चर को लेकर के, उसके फंक्शन को लेकर के, और डिफरेंशिएशन को लेकर के आरएनए और डीएनए में आपने देख लिया है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएनए से पहले क्या हो रहा है, आरएनए बन रहा है, आरएनए से क्या हो रहा है, प्रोटीन बन रही है। इस पूरे प्रोसेस को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, जिसको कि आप सेंट्रल डोग्मा के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल ये भी पूछ देता है कि रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या है, या सेंट्रल डोग्मा से आप क्या समझते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा में 3 प्रोसेस पढ़ाई जाती है, जिसमें डीएनए से डीएनए का बनना, जिसको कि आप रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो रेप्लिकेशन की एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे डीएनए की एक कॉपी से डीएनए की 2 कॉपी क्या होती है, बन जाती है। और ये प्रोसेस हर टाइम पे हो रहा होता है, क्योंकि जब आपका सेल डिवाइड करता है, एक सेल्स से 2 सेल्स बन रहे होते हैं, चाहे वो डिवीजन माइटोटिक सेल डिवीजन हो या मियोसिस सेल डिवीजन हो, तो यहाँ पे जो जो भी कंटेंट इस न्यूक्लियस में होगा डीएनए के फॉर्म में, वो डीएनए का भी बेसिकली क्या होगा, डबलिंग होना जरूरी होता है। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। जब कभी भी सेल्स डिवाइड कर रही होती है तो उस टाइम पे डीएनए का भी कंटेंट क्या होता है, डिवाइड होता है। सो डीएनए से डीएनए की बनने की प्रोसेस को आप रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, या मोर प्रिसाइजली डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से बोलते हैं। डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्ट किया जाए दूसरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में, दैट इज आरएनए के फॉर्म में, इस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वो फिनोमेना या प्रोसेस है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में, मींस लिविंग सिस्टम में पाए जाने वाला एक ऐसा प्रोसेस जहां से डीएनए कन्वर्ट किस में हो रहा है, आरएनए में। अगर यही आरएनए फिर से डीएनए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो उसको आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइक एज डीएनए से डीएनए बनाने के लिए, तो यहाँ पे एंजाइम जो आता है क्या है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, जिसको कि आप डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो एंजाइम आता है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, जिसको कि आप डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं। आरएनए से अगर डीएनए बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को आप क्या बोलते हैं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आरएनए जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड की इंफॉर्मेशन जो कि ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्मेट में होता है, इस ट्रिपलेट कोडॉन से हर एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड से कन्वर्जन किस में हो जाएगा, प्रोटीन में हो जाएगा। मतलब एक बायोमोलिक्यूल्स कन्वर्ट किस में हो गया, अनदर बायोमोलिक्यूल्स में। दैट इज वाई आप इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द कोर molecular biology, also known as the central dogma, that means DNA to DNA, DNA to RNA, RNA to protein, and RNA to DNA. So रिवर्स सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दैट इज आरएनए से डीएनए का बनना, जहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में की जो एंजाइम है वो क्या है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नॉर्मल सेंट्रल डोग्मा की अगर बात की जाएगी तो आप इस प्रोसेस को बताएंगे दैट इज जो फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन का वो क्या हो जाएगा, लाइक एज डीएनए, डीएनए से फिर क्या होगा आपका आरएनए, और आरएनए से क्या हो जाएगा, प्रोटीन। इसी प्रोसेस को आप सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। जहाँ कहीं पे भी रिवर्स की बात आती है, इस आरएनए से क्या होगा, डीएनए का बनना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप रिवर्स सेंट्रल डोग्मा या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया कि जो ट्रांसक्रिप्शन से चीज़ बनी थी अब वो टेम्पलेट का काम करेगी, और जिससे बना था वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आरएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम लोग पहले से पढ़ करके आ चुके हैं, सारे बेसिस होते हैं। इसको आप बैकबोन बोलते हैं, जो कि शुगर फॉस्फेट का मिलकर के बना होता है। नेगेटिव इस पे चार्ज होती है, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या होती है, पेयरिंग होती है। इन स्ट्रक्चर के बारे में आपने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है और समझा है, चार्गफ रूल से लेकर के बी जो फॉर्म होता है डीएनए के, उसके बारे में। सो इस स्लाइड पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लेकर के, कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, क्या इसमें आपको बेसिकली पढ़ना होता है, सेंट्रल जो प्रोसेस है वो क्या है, और इस सेंट्रल प्रोसेस सर पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं। वो बैक साइड से हो रहा होगा तो थोड़ा माइक ज़्यादा कैच करता है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। अभी आ रहा है? नहीं सर अभी नहीं आ रहा। ओके। तो ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको इस स्लाइड पे दी गई, दैट इज डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भले ही थोड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। लाइक एज एंजाइम्स के नाम आपसे पूछे जाते हैं, और उन एंजाइम का साइंटिफिक नेम पूछा सकता है या कॉमन नेम पूछा सकता है। तो लाइक एज डीएनए पॉलीमरेज को आप डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझ लेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगा। लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि डीएनए पॉलीमरेज, राइट, डीएनए पॉलीमरेज को आप साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मतलब डीएनए के स्टैंड पे वो क्या करता है, काम करता है, और बनाता क्या है आपका, दैट इज द डीएनए ही बनाता है। उसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज को आप क्या बताएंगे, ये कैसे बना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब डीएनए के स्टैंड से, डीएनए को स्टैंड को क्या करेगा, यूज करेगा और बनाएगा क्या, दैट इज द आरएनए बनाएगा, राइट। उस तरीके से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को आप क्या बोलेंगे, आरएनए की स्टैंड पे क्या करेगा, काम करेगा और बनाएगा क्या, दैट इज द डीएनए बनाएगा। तो इसको आप बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये इनके नॉमेनक्लेचर भी पूछे जाते हैं और मैचिंग करा करके दिया जाता है कि हाँ बताइए कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन क्या है, सही है।
सो आगे फर्दर जो भी क्लासेस चलेंगी उन सारी क्लासेस में आप इन्हीं तीनों प्रोसेस को पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस को पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के केसेस में दोनों में डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो ये पूरा आपका सेंट्रल लोगों का प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो आज सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए जो कि हमारा आज के डेट में वेल प्रूव्ड है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करने वाला दैट इज बायोमोलिक्यूल, जिसे आप जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। बट ये जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए गए टाइम टू टाइम, और बहुत टाइम लग गया इस बात को प्रूफ करने में कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ऐसा पहले परसेप्शन था और ऐसा मानना था कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें से प्रोटीन सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रीडोमिनेंट मटेरियल है जो कि जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो इस प्रोटीन को लेकर के और डीएनए को लेकर के एज वेल एज आरएनए को लेकर के, इन तीनों चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन था, और बात टाइम टू टाइम पे एक्सपेरिमेंट होते हुए और उन एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली ये कंक्लूजन निकल करके आया कि आरएनए, डीएनए और प्रोटीन में से सिर्फ डीएनए ही है जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। तो दैट्स वाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि आरएनए है और ना ही आपका प्रोटीन है। तो इस सीक्वेंस में यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे रखा है, दैट इज ग्रिफिथ ने पहला एक्सपेरिमेंट किया और इसके बाद फिर सेकंड पे एवरी एंड मैकलियार्ड ने किया, थर्ड पे हर्शी एंड चेस ने किया। ये तीन एक्सपेरिमेंट हैं, तीन साइंटिस्ट और भी हैं, तीन एक्सपेरिमेंट का कंट्रीब्यूशन है इस इंफॉर्मेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए कि हाँ जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए ही है, ना कि आरएनए या प्रोटीन है। तो क्या है ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी एंड मैकलियार्ड का एक्सपेरिमेंट एंड हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, इसको वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट के आउटकम क्या निकले और किसके बेसिस पे क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सो जेनेटिक मटेरियल के डिस्कवरी को लेकर के सबसे पहली जो एक्सपेरिमेंट की गई वो ग्रिफिथ के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। सो ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, पहले इस फिगर के हेल्प से आप इसको समझ लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, फिर स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन्होंने बेसिकली निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया को लिया जिसको कि आप न्यूमोनोकॉकस के नाम से जानते हैं। सो न्यूमोनोकॉकस की दो स्ट्रेन थी, एक को बोला गया दैट इज द रफ स्ट्रेन जिसको कि आर से रिप्रेजेंट किया गया, एक को बोला गया स्मूथ स्ट्रेन जिसको कि एस से रिप्रेजेंट किया गया। आर वाली जो स्ट्रेन थी वो नॉन वायरुलेंट थी, दैट मीन्स ये डिजीज को कॉज नहीं करेगी, जबकि स्मूथ वाली जो स्ट्रेन थी वो क्या थी, वायरुलेंट थी, जिसका कि डिजीज को कॉज करेगा। ये आर और एस मीन्स रफ और स्मूथ का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में थोड़ा फिट हो जाना चाहिए कि कौन सी वाली स्ट्रेन डिजीज को कॉज कर रही थी और कौन सी वाली स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो एस स्पीसीज है या स्ट्रेन है दैट मीन्स स्मूथ वाला जो है ये डिजीज को क्या करता है, कॉज करता है। ऐसा क्यों है इसको भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। ये एस या स्मूथ जो स्ट्रेन है वो कैसी है, दैट इज द वायरुलेंट स्ट्रेन है। वायरुलेंट का मतलब होता है डिजीज को कॉज करने वाला, राइट। सो बेसिकली ये बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर, जिसके सरफेस पे एक पॉलीसेकेराइड की क्या है, लेयर पाई जाती है कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से ये स्मूथ दिखाई देता है। और ये पॉलीसेकेराइड के लेयर के पाए जाने की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इस इम्यून सिस्टम को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और ये हमारे इम्यून सिस्टम से हाइड रह जाता है, जिसकी वजह से ये हमें हमारी सेल्स को या किसी भी सेल्स को जहाँ पे इन्फेक्शन करेगा वहाँ पे क्या करेगा, दैट इज द डिजीज कॉज कर देता है। मतलब कि वहाँ पे परेशानी होना शुरू हो जाती है या फिर वो पर्सन या वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डेथ कर जाता है। जबकि जो रफ वाली स्ट्रेन होती है उस रफ वाली स्ट्रेन के पास ये पॉलीसेकेराइड की कोई लेयर नहीं होती है, इसको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसके खिलाफ में एंटीबॉडी बना देता है और एंटीबॉडी जब बन जाएगा तो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो डिजीज कॉज नहीं कर पाता है। तो कभी कभी आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि ये रफ स्ट्रेन में और स्मूथ स्ट्रेन में क्या चीज़ का डिफरेंसेस है, क्या वो कंपोनेंट है, क्या वो फैक्टर है जिसकी वजह से ये डिजीज कॉजिंग हो गया स्मूथ वाला और आर वाला क्या हो गया, दैट इज द नॉन वेरुलेंट हो गया, मतलब कि डिजीज कॉज करने वाला नहीं हो गया। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आपने यहाँ पे देखा कि इस बैक्टीरिया के ऊपर आउटर पे क्या है, एक पॉलीसेकेराइड का क्या है, लेयर है, पॉलीसेकेराइड की क्या है, लेयर है। और यही पॉलीसेकेराइड की लेयर जो होती है हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में कंफ्यूज करती है।
मतलब स्मूथ है, पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगा, और एंटीबॉडी अगर नहीं बनेगा तो वो बैक्टीरियल सेल्स हमारी बॉडी में जा करके अपने पॉपुलेशन को बढ़ाता है और इन्फेक्शन कॉज करके उसको क्या करेगा, डेथ कर देता है। सो दैट इज वाई स्मूथ वाली जो स्ट्रेन होती है वो स्ट्रेन कैसी है, डिजीज कॉजिंग है, मतलब कि वेरुलेंट है। जबकि रफ वाली जो स्ट्रेन है वो कैसा है, नॉन वेरुलेंट है, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ बैक्टीरिया का ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसके आउटर पे कोई ऐसे पॉलीसेकेराइड की लेयर दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून जो सेल्स होते हैं उस इम्यून सेल्स के द्वारा ये फॉरेन पार्टिकल के तरीके से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, मतलब उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है और इसको क्या करेगा, किल कर देता है। उस कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी में ये डिजीज को ट्रांसफर नहीं कर पाता है। सो ये था कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एस और आर स्टेन के बारे में, कि एस स्टेन कैसे डिजीज को कॉज कर रही है और आर स्टेन डिजीज को कॉज नहीं कर रही है। अब आते हैं ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट के सेटअप पे, कि उन्होंने क्या सेटअप किया था। सेटअप नंबर 1 ये है, इसके बाद सेकंड ये है, थर्ड ये है एंड फोर्थ ये है। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया कि जो निमोनोकोकस बैक्टीरिया था जो कि निमोनिया कॉज करता है, निमोनिया बेसिकली एक लंग्स का इन्फेक्शन होता है जिसमें कि आपको रेस्पिरेशन करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो उस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के रफ स्ट्रेन को, जो कि डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, उसको इन्होंने क्या किया, माइस के अंदर में इंसर्ट कराया। इंसर्ट कराने के बाद उन्होंने देखा, इंक्यूबेशन पीरियड होने के बाद उन्होंने पाया कि ये माइस जो था आपका पूरा लाइव था, मतलब सर्वाइव कर रहा था, उसके ऊपर इसके इन्फेक्शन का कोई असर नहीं पड़ा। दूसरे कंडीशन में उन्होंने क्या कराया, जो स्मूथ स्ट्रेन थी, दैट मीन्स डिजीज को जो कॉज कर रही थी, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो फिगर अगर आपको दिख रहा होगा कि रेड वाले के ऊपर आपको हल्का येलोइश तरह का एक दूसरी लेयर भी दिखाई दे रही होगी, जबकि यहाँ पे सिर्फ ऐसे ब्लू है। ये जो लेयर आपको दिख रही है ना, यही है आपकी इस पॉलीसेकेराइड की कवरिंग, और इस पॉलीसेकेराइड की वजह से वो क्या है, वर्लेंट है। तो जब वर्लेंट इस स्ट्रेन से, दैट मीन्स स्मूथ स्ट्रेन से बैक्टीरिया को क्या किया गया, इंजेक्ट कराया गया, और इसके बाद इंक्यूबेट करने के बाद देखा गया कि वो जो माउस था वो बेसिकली क्या कर गया, डाई कर गया, मीन्स मर गया। इसका मतलब इस निमोनिया ने, इस निमोनोकॉकस बैक्टीरिया ने डिजीज को क्या किया, कॉज किया, और इस माउस को सर्वाइव करने में क्या हुई, प्रॉब्लम हुई, वो फाइनली डेथ कर गया। तीसरे वाले सेटअप में इन्होंने क्या किया कि ये जो स्मूथ स्ट्रेन था, दैट मीन्स ये वर्लेंट डिजीज को कॉज करने वाला बैक्टीरिया था, उसको क्या कर दिया इन्होंने, हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड करने का मतलब क्या हो गया कि पूरी तरीके से उसको हीट दे करके, हीट शॉक दे करके उसको मार दिया बैक्टीरिया को। उस केस में जब इसको इंजेक्ट कराया तो वहां पर उन्होंने पाया कि माउस के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा, मतलब इसका भी रिजल्ट सेम वैसा ही आया जैसा कि नॉन वायलेंट वाले के तरीके से क्या कराया गया था, ट्रीट कराया गया था। तो जब ये हीट किल्ड वाले स्ट्रेन को क्या किया गया, इन्होंने इंजेक्ट कराया, तो यहाँ पे मायूस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सर्वाइव कर गया। तीसरे के बाद जो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया चौथा स्टेप को करने के लिए, कि ये जो रफ स्ट्रेन थी, ये वाली रफ स्ट्रेन को लिया एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया, मतलब ये वाली, इन दोनों ही कंडीशन से अभी तक बैक्टीरिया, मतलब सॉरी, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से माउस आपका मर नहीं रहा था। लेकिन जब इन दोनों को साथ में मिक्स कर दिया गया तो रिजल्ट कैसा आ गया, दैट इज द सेकंड वाले के हिसाब से, मतलब कि वहाँ पे बैक्टीरिया ने डिजीज कॉज किया और माइस क्या हो गया, डेथ कर गया, मीन्स डाई कर गया, मर गया। तो उनके दिमाग में ये बात समझ में नहीं आई कि जब ये इंडिविजुअली हीट किल्ड किया गया तब भी ये सर्वाइव कर गया, इंडिविजुअली रफ स्टेन किया गया तब भी ये सर्वाइव कर गया। तो ऐसा क्या हो गया कि दोनों के इंडिविजुअल के ट्रीटमेंट से माइस पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब दोनों को कंबाइंड करके यहाँ पे क्या किया गया, ट्रीटमेंट दिया गया, मतलब उसको इंजेक्ट कराया गया, तो ये देखा गया कि वो माउस डाई कर गया, मीन्स मर गया। तो उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, बताया उन्होंने कि बेसिकली ये तो जो स्मूथ वाला स्टेन जो कि हीट किल्ड था और रफ वाली स्टेन जो कि नॉर्मल थी, तो उन्होंने ये समझने बताने की कोशिश की कि इस स्मूथ वाले स्टेन से कोई मटेरियल ट्रांसफर हुआ जो कि इस रफ वाले स्टेन में गई, और जिसकी वजह से ये रफ वाला स्टेन भी अब कैसा हो गया, दैट इज द वायलेंट टाइप का हो गया, जो कि नॉर्मली कैसा था, नॉन वायलेंट था। तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की अपने इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बेसिस पे कि जब हीट किल्ड स्ट्रेन स्मूथ की ली गई और रफ स्ट्रेन लिया गया नॉन वायलेंट वाले का, उन दोनों को मिक्स करा करके जब माउस के अंदर में ट्रांसफर किया गया तो ये मरा क्यों, मरने के पीछे का लॉजिक उन्होंने यही दिखाया कि बेसिकली यहाँ पे कोई मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था।
ट्रांसफॉर्मेशन किसका और कहाँ-कहाँ से हो रहा था, इसको भी ध्यान दीजिए। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो एस मीन्स स्मूथ स्पीसीज थी या एस स्ट्रेन जो था, उस एस स्ट्रेन से उस एस स्ट्रेन से कोई मटेरियल है जो कि अननोन है, वो ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, आर स्ट्रेन वाले में। और इस आर स्ट्रेन को जो कि अब तक नॉर्मली था, दैट इज नॉन वर्लेंट था, अब इसको कैसा बना दिया, वर्लेंट बना दिया है, जिसकी वजह से ये क्या कर गया, माइस जो है यहाँ पे डेथ कर गया। तो इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का नाम जो ट्रांसफॉर्मेशन रखा गया, उनके कंक्लूजन की बेसिस पे उन्होंने यही बात बताई थी कि एस स्टेन जो कि हीट किल्ड था, जो कि नॉर्मली डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, यहाँ से कोई एक कंपोनेंट था, कोई एक मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ से ट्रांसफर कहाँ पे हुआ, आर स्ट्रेन में। और अब इसके हो जाने की वजह से ये आर स्ट्रेन बिहेव कैसे करने लगा, एस स्ट्रेन जैसा, मतलब कि वायरलेंट मीन्स डिजीज कॉज करने वाला, जिसकी वजह से ये यहाँ पे माइस क्या हो गया, आपका डेथ कर गया। So this is the whole ideas and concept about the Griffith experiment, that is also known as transformation experiment. And Griffith experiment was the first experiment in regard to discovery of DNA as a genetic material. So अगर आप में से किसी को भी इन चारों जो पॉइंट्स बताए गए हैं, इनमें कहीं कोई डाउट है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को लेकर के, कैसे फर्स्ट में सर्वाइव किया, सेकंड में डेथ कर गया, थर्ड में फिर सर्वाइव किया, फोर्थ में डेथ कर गया, क्या लॉजिक है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सर, जी बताइए। जब जब यहाँ पे रेट किया गया ऐसे स्ट्रेन को, हाँ, तो डीएनए वहाँ पे डीनेचर क्यों नहीं हुआ सर? कहाँ पे? जब इन्होंने थर्ड स्टेप में हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन को लिया है, तो वहाँ पे डीएनए डीनेचर नहीं हुआ सर। तभी तो ये नहीं मरा ना। यहाँ पे देखिए थर्ड वाले स्टेप में आप देखिए, जब हीट किल कर दिया गया तो बैक्टीरिया ही चूंकि डेथ कर गया, और बैक्टीरिया जब डेथ कर जाएगा तो वो सर्वाइव सेल्स में कैसे करेगा, किसी भी इंडिविजुअल्स बॉडी में जाकर के जब सर्वाइव ही नहीं करेगा तो उसका कोई भी जो भी टॉक्सिक या जो भी कोई पॉइजनस या फिर जो भी कोई इन्फेक्शन कॉज करने वाला कंपोनेंट होगा वो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये सर्वाइव। लेकिन फोर्थ वाले स्टेप में अगर वो जाके ट्रांसफॉर्म करा था, तो डेट मीन्स डीएनए डीनेचर नहीं हुआ है ना उसका। बात डीएनए की डीनेचर की नहीं हो रही है। जैसे जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अंदर में कोई, जैसे जो आपका स्मूथ डिजीज कॉज करने वाला है, मतलब स्मूथ वाली जो स्ट्रेन है, इसके पास कुछ ऐसा था जो कि डिजीज को कॉज कर रहा था, राइट। अब वो क्या था, दैट इज पॉलीसेकेराइड, मतलब कि पॉलीसेकेराइड की लेयर थी, ओके, जिसकी वजह से वो अपने आप को इस वो कर रहा था। तो हीट किल्ड करने के बाद वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से आपका किल हो गया और वो डिजीज को कॉज नहीं कर पाया। लेकिन जब इन दोनों को मिक्सअप किया गया तो इस स्ट्रेन से कुछ ऐसा फैक्टर था, जिस फैक्टर की वजह से ये फैक्टर ट्रांसफर कहाँ पे हुआ, यहाँ वाले पे। ये जो कि आपका लाइव सेल्स था, ये आपकी डेड सेल थी। तो इसके कुछ केमिकल या कुछ केमिकल एंटिटीज यहाँ से यहाँ पे क्या हुए, ट्रांसफर हुए, जिसकी वजह से ये रफ स्टेन भी कन्वर्ट किसमें हो गई, एस स्टेन में। और एस स्टेन की वजह में कन्वर्ट हो जाने, कन्वर्ट होने का मतलब है उसके जैसा प्रॉपर्टी शो करना, तो उस वजह से ये माइस फिर यहाँ पे क्या हो गया, डेथ कर गया। सर, इसमें पॉलीसेकेराइड की लेयर ट्रांसफर हुई है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, फोर्थ केस में। नहीं क्या आपने क्या पूछा, थोड़ी आवाज आपकी डिस्कनेक्ट हो गई, फिर से पूछिए। सर, जो फोर्थ केस है, हम्म। रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया है, हाँ हाँ। उसमें सर जो ट्रांसफर हुआ है वो पॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं नहीं ट्रांसफर हुई है नहीं या नहीं, डीएनए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी कंक्लूजन इनके एक्सपेरिमेंट से नहीं था कि वो पॉलीसेकेराइड है, वो आरएनए है, वो या डीएनए है। और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस सर पे। इसमें ये कह सकते हैं कि हाँ हाँ सर इसमें बताइए। ये कह सकते हैं कि रफ स्ट्रेन की जो बाहर की सेल वॉल है, हाँ। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया होगा, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया होगा, और वो वायरुलेंट हो गया होगा और उसने किल कर दिया होगा माउस को। देखिए बात यहाँ पे ये है कि मतलब जो इंडिविजुअल इम्पैक्ट है इन सब का, वो कैसा है, दैट इज द नॉन वायलेंट का, चाहे आप रफ स्ट्रिंग देखेंगे या स्मूथ का देखेंगे, मतलब स्मूथ हीट किल्ड का देखेंगे। तो जब इन दोनों को कंबाइंड कराया गया तो चेंजेस क्या आया, मतलब चूंकि डिजीज कॉज करने वाला फैक्टर किसके पास था, स्मूथ के पास था। स्मूथ अगर नॉर्मल है तो वो डिजीज कॉज कर रहा है, लेकिन हीट किल्ड डिजीज कॉज नहीं कर रहा है। लेकिन जब यही हीट किल्ड वाला क्या किया गया, इसके साथ में जो कि लाइव था,
इसके साथ में मिक्स किया गया तो यहाँ डिजीज कॉज करने लगा। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला था कि हीट किल्ड वाला स्मूथ जो स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन से कोई एक केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि डिजीज कॉज करता है, वो ट्रांसफर हुआ कहाँ पे, आर स्ट्रेन वाले में, जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन जो कि अब तक नॉन वायरुलेंट थी, अब ये वायरुलेंट हो गई, मतलब कि डिजीज कॉज करना शुरू कर दिया। मतलब हमारी बॉडी में अब वो डिजीज कॉज कर रहा है, मतलब किसी की बॉडी में, जिसकी भी बॉडी में इन्फेक्ट कराया गया, तो अब उसको, अब उसकी वजह से क्या हो रही है, प्रॉब्लम होना शुरू हो रही है, मतलब अब वो डिजीज कॉज करेगा। तो ये डिजीज कॉज करने वाली जो एबिलिटी है वो कहाँ से आई, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से, जो कि कोई पार्ट था, कोई कंपोनेंट था जो कि यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। सर इसमें ट्रांसफर क्या चीज हो रही थी अगर हम अब देखें आपको कि हाँ फाइनली किस पता वजह से चलेगा कि होता था? ट्रांसफर होने वाली जो चीज है वो डीएनए ही है। ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या आरएनए मॉलिक्यूल नहीं है जो कि ट्रांसफर हो सर रहा यही हम पूछ रहे थे सर। है। जी जी, क्या? सर यही हम पूछ रहे थे कि यहाँ पे ट्रांसफर तो डीएनए ही हुआ था ना, जो बाद में पता चला। हाँ, पर जब हीट गया तो डीएनए डीनेचर खुद नहीं हुआ था, तभी ना सर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पर बैक्टीरिया किल हो रहा है तो सर उस टेम्परेचर पे डीएनए डीनेचर नहीं हो पा रहा है। आप मुझे ये बताइए, अगर आपकी सेल्स डेथ कर जाएगी तो वहां पे डीएनए आपको कैसा दिखा मिलेगा? स्क्रैम्बल्ड होना चाहिए सर वो, आप किसी भी क्राइम सीन पे जो डीएनए का सैंपल मिलता है, क्या वो सेल्स लाइव रहती हैं, मतलब लिविंग रहती हैं, कि डेथ कर चुकी होती हैं? सर पर यहाँ हम लोग हीट किल कर रहे हैं ना सर, तो हीट से तो डीनेचर होता है। हीट किल्ड की बात हो या सेल्स के डेथ करने की बात हो, किसी भी तरीके से अगर आपकी सेल्स डेथ कर रही है, तो क्या उसके डीएनए के कंपोजिशन पे, डीएनए के स्ट्रक्चर पे कुछ फर्क पड़ेगा? आपके 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 नेल्स में कोई लिविंग पार्ट नहीं है, आपकी नेल्स एक तरीके से डेड पार्ट है। आप, आपकी हेयर एक डेड पार्ट है, लेकिन आप हेयर से भी निकालोगे तो भी आपको वहाँ डीएनए देखने को मिलेगा। तो बेसिकली सर की हीट किल्ड करने पे डीएनए डीनेचर्ड नहीं हुआ था ना? देखिए, ये कंक्लूजन हम लोग अब निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब इंफॉर्मेशन है और हमारे पास आइडियाज़ हैं। एट दैट टाइम जब ये ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था तो इतना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या लाइफ साइंस इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं हुआ था, तो उन्होंने ये सारे स्टेटमेंट नहीं दिए। उनके इस एक्सपेरिमेंट को आगे चल करके जब और एक्सप्लोर किया गया और साइंटिफिक तरीके लगाए गए, तब ये समझ में आया कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ होगा। उनका ये स्टेटमेंट नहीं था, उनका स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही था। कंक्लूजन में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ, कोई कंपोनेंट था या कोई मॉलिक्यूल था जिसका कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था स्मूथ स्ट्रेन वाले से आर स्ट्रेन में। अब की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट उस टाइम पे उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया था। तो उनके रिगार्डिंग में अगर ये स्टेटमेंट अगर आएगा तो ऐसा कि हाँ उन्होंने ये बताया, तो उसको आपको थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा कि उनका स्टेटमेंट ऐसा नहीं था। उन्होंने सिर्फ यही बताया था इन 4 टाइप के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा करके कि लास्ट में कंक्लूजन उन्होंने यही दिया था कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से, स्मूथ स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, किसी भी एक मॉलिक्यूल का जो कि डिजीज को कॉज करने वाला था। तो डीनेचर डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता क्या? कर सकता है ना, डीनेचर डीएनए भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है ना। क्या नहीं करता? डी नेचर डीएनए क्या नहीं कर सकता? ट्रांसफॉर्मेशन। कर सकता है, मैं ये बोल रही हूँ, कर सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बैक्टीरिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन और कंजुगेशन प्रोसेस पढ़ाई जाती है, वहाँ पर आप देखते हो कि नेकेड डीएनए भी आकर के ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे रिसिपेंट सेल्स में। और देखिए, डीएनए का डी नेचर होने का मतलब ये हाँ नहीं होता कि वो डी नेचर, सर, हाँ। वो डी नाउ नेचर आई हो जाएगा। अंडरस्टूड। डीएनए के पास रीनेचुरेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कंडीशंस आप ऑफ करोगे, सेल्स आपकी मर गई, मान लीजिए आपने हीट दिया, सेल्स आपकी मर गई। हीट हीट कंटिन्यूसली आप दे तो नहीं रहे हैं ना, हीट तो आपने हटा लिया। जब कंडीशंस आपकी फिर से नॉर्मल होगी तो डीएनए फिर से रीनेचर हो जाएगा, यस सर, यस सर, है ना? तो यस सर, समझ गए सर। रीनेचुरेशन की प्रोसेस डीएनए में होती है। और सेल्स को मारने के लिए आपने हीट अप्लाई किया था, इसका मतलब ये नहीं कि आपने लगातार कॉन्टिन्यूसली पूरा हीट देते ही रह गए आप। चलिए, और सर कोई? एक बहुत छोटा डाउट है वो पूछना है। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। सर जो डीएनए है उसको हम लाइव कंसीडर करेंगे या मीन्स नॉन लिविंग है या लिविंग है, मतलब एक लिविंग सेल के अंदर? सॉरी, मतलब लिविंग सेल्स के अंदर में?
जो डीएनए है उसको हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे, देखिए या डीएनए सिर्फ एक केमिकल कंपोनेंट ही बोलेंगे? डीएनए कोई लिविंग पार्ट नहीं है या खुद में लिविंग नहीं है। ये सारे केमिकल एंटिटीज मिल करके लिविंग सेल्स को बनाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल किसी भी डीएनए की नहीं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन एक्सेट्रा, किसी भी एक इंडिविजुअल केमिकल मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो सिर्फ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होगा, नॉट अ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम बनाने के लिए कई सारे कंपोनेंट एंड वाटर का इंटरेक्शन होता है, तब जाकर के आपकी लिविंग सिस्टम बनती है। जैसे सेल्स में अगर सपोज कीजिए एक सेल्स लाइव हो, मतलब कि लिविंग हो, और एक सेल्स आपकी डेथ कर गई हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सेल्स में क्या डिफरेंसेस आप देख पाएंगे या बता पाएंगे, या क्या डिफरेंसेस होगा, तो आप क्या बताएंगे? मान लीजिए ये रेड वाला जो सेल्स है वो डेड सेल्स है, और ये जो सेल्स है मान लीजिए आपका लिविंग सेल्स है। इन दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस क्या दिखेगा? क्या इसका सर जो डीएनए डेड अलग होगा, सेल्स इसका होगी, डीएनए अलग होगा? तो सर डीएनए एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होगा, डीएनए डीएनए तो होगा ही सर उसके अंदर। रेस्पिरेशन नहीं होगा सर डेड सेल्स में, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं एनर्जी होगी। यस सर, डीएनए एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। एप्लीकेशन नहीं होगा, फिर आगे जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो नहीं होंगी सर। ओके, सो बेसिक अगर आपकी जो जैसे ये सारी जो प्रोसेसेस हो रही हैं, इन प्रोसेस को होने के लिए क्या चाहिए? एक्वस मीडियम चाहिए होता है, मतलब वाटर चाहिए होता है। अगर आप कोई डेड सेल्स देखोगे ना, तो आपको उस डेड सेल्स में प्रोटोप्लाज्म दिखाई नहीं देगा। मतलब कि वहाँ पे जो एक्वस मटेरियल था, एक्वस फेज था, वो सारे फेज ड्राई हो चुके होते हैं। इसके बेसिस पे आप ये स्टेटमेंट प्रूफ करते हो कि वाटर एसेंशियल कंपोनेंट है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। सारे बायोमोलिक्यूल्स आपके एज इट इज डेड सेल्स में भी देखने को मिलेंगे। वही सेम डीएनए, वही सेम प्रोटीन, एंजाइम, मॉलिक्यूल सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। दैट मीन्स लिविंग एक्वस फेज नहीं होगा। इसलिए वो ना प्रोटीन काम कर पाएगा, ना एंजाइम काम कर पाएगा, ना कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होगी जैसे लाइक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो डीएनए आपका कोई एक लिविंग, अपने आप में लिविंग नहीं है। जैसे बायोमोलिक्यूल्स को आप डिफाइन कैसे करते हो? दे आर द केमिकल्स व्हिच आर नॉट लिविंग बट दे मेक्स अ लाइफ। आप उनको डिफाइन करते हो कि ये बायोमोलिक्यूल्स खुद में लिविंग तो नहीं होते, लेकिन ये लाइफ देते हैं। मतलब ये खुद मिल करके क्या करते हैं? लाइफ प्रोवाइड करते हैं, लिविंग्स बनाते हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली है क्या? केमिकल्स हैं। तो डीएनए भी आपका एक केमिकल एंटिटीज है, इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी एज अ लिविंग नहीं है। ठीक है? ओके सर। और भी कोई डाउट है या फिर आगे हम लोग मूव करें? चलिए, सो देखते हैं इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में जो स्टेटमेंट है वो क्या है। ये फिगर से आपको जो चीज़ समझाई गई उनको टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर पहला स्टेटमेंट आपको बता रहा है ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है, दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सजेस्टिंग दैट द बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे इन्होंने एक लाइन में स्टेटमेंट दिया है कि इस प्रोसेस के थ्रू ये सजेस्ट किया गया कि कोई चीज़ ट्रांसफर हो रही है। ये जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को आप डीएनए के रूप में नहीं ले सकते हैं। अभी सिर्फ स्टेटमेंट ही है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब कोई सूचना है जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। इस लाइन से कहीं पे भी मतलब नहीं है कि वो मटेरियल आपका डीएनए के थ्रू जा रहा है या आरएनए के थ्रू जा रहा है या प्रोटीन के थ्रू जा रहा है। ये कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है। सो उस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया? दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, एड्रेस किस चीज़ को किया? दैट इज निमोनोकॉकस, जो कि निमोनिया कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया है, जिसके पास 2 स्ट्रेन थी, जिसमें 1 स्ट्रेन था दैट इज स्मूथ, जिसको कि आप एस वायलेंट के नाम से जानते हैं। दूसरी स्ट्रेन थी रफ, जिसको कि आप आर नॉन वायलेंट के नाम से जानते हैं। मतलब ये वाली स्ट्रेन क्या करेगी? डिजीज को कॉज करेगी। आर वाली जो स्ट्रेन होगी वो डिजीज को कॉज नहीं करेगी। S strain synthesize a polysaccharide capsule that protect itself from the host immune system, resulting in the death of the host। मतलब आपको बताया जा रहा है कि S strain के पास एक पॉलीसेक्राइड की कैप्सूल्स होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी होस्ट सेल्स के इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज कराने में। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, दैट इज वाई वहाँ पे एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और ये डिजीज को क्या करता है? किल कर देता है, या डिजीज को कॉज, होस्ट सेल्स में डिजीज को क्या करेगा? कॉज करेगा। जबकि आर स्ट्रेन के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दैट इज वाई वो होस्ट सेल्स के जो इम्यून सिस्टम्स होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? रिकॉग्नाइज किया जाता है और वो किल कर दिया जाता है। सो कंक्लूजन इसके एक्सपेरिमेंट का, ये जो आपको 4 पॉइंट यहाँ बताए गए, ये आपके रिटन फॉर्म में नहीं है, आपको यहाँ से समझना होगा। कंक्लूजन के निकल कर क्या आया ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया कि बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, ग्रिफिथ
that deduces that something in the killed S strain was transferred to the previously harmless R strain, making the R strain deadly. He called this process transformation. उन्होंने यही अपने एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे समझाने की कोशिश की कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले से कोई चीज ट्रांसफर हो रही है उस स्ट्रेन में जो कि अभी तक नॉन वायलेंट था, और अब उसको कैसा बना दिया, वायलेंट बना दिया, जो कि डिजीज को कॉज कर रहा है। इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को लेकर के जेनेटिक्स में भी यूज किया गया। यही ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को लेकर के बेसिकली आरडीडी टेक्नोलॉजी में भी क्या है, यूज किया जाता है। तो कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस सबसे अर्लियर कौन से फिनोमेना में देखा गया था या किसके रिगार्डिंग में देखा गया था। तो आप याद रखिए कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी के रिगार्डिंग में सबसे पहली बारी टर्म यूज किया गया ट्रांसफॉर्मेशन का बाय द ग्रिफिथ, जो कि अपने एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में उन्होंने बताया था। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे एवरी एंड मैक्लियार्ड का एक्सपेरिमेंट, जो कि बेसिकली ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के ही आउटकम के बेसिस पे क्या है, डिपेंडेंट है। सो यहाँ पे आप देखेंगे एवरी एंड मैक्लियार्ड का एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या कहता है। बताया जाता है दैट इज कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में कि कोई चीज ट्रांसफर हो रही थी और जो कि उसको क्या कर रहा था, डिजीज कॉज कर रहा था। इन्होंने रिपोर्ट क्या किया दैट इज डीएनए इज द सबस्टेंस दैट कॉजेज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने इस बात को बताने में समर्थता जताई कि वो जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा था वो ट्रांसफर क्या हो रहा था, आपका डीएनए हो रहा था, ना कोई आरएनए हो रहा था, ना कोई प्रोटीन हो रहा था। ये स्टेटमेंट देने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट को जो सेटअप किया, पहले आप उस सेटअप को देख लीजिए क्या ये एक्सपेरिमेंट ये कहता है। उस टाइम पे मतलब उस समय ऐसा बिलीव किया जाता था, माना जाता था, एक्सेप्ट किया गया था कि प्रोटीन ही बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। डीएनए का कोई चर्चा वहां पे नहीं थी। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से लेकर के और एवरी एंड मैक्लियार्ड के एक्सपेरिमेंट तक को लेकर के कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो ट्रांसफर प्रोटीन की वजह से हो रहा है, ना कि डीएनए की वजह से। और ये वाइडली एक्सेप्टेड था, ऐसा कॉन्सेप्ट ये बन चुका था। सो एवरी मैक्लियार्ड और मैकार्थी ने क्या किया कि जो भी ट्रांसफॉर्मिंग कंपोनेंट थे, मतलब कि बैक्टीरिया था, उसको उन्होंने क्या किया, इस तरीके से आइसोलेट किया। मतलब एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन के जो पार्टिसिपेट करने वाले स्ट्रेन थे दैट इज एस स्ट्रेन और आपके आर स्ट्रेन। तो एस स्ट्रेन का कैसा था, दैट इज हीट किलर था, और आर स्ट्रेन का कैसा था, नॉर्मल था। तो उसको उन्होंने क्या किया, वहां से लिया और ले करके उन्होंने क्या किया, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट कराया। कैसे ट्रीटमेंट कराया, इसको यहाँ पहले आप फिगर से देख लीजिए, तब आपको ये स्टेटमेंट समझाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये फिगर जो है आपको समझाता है कि कैसे एवरी एंड मैक्लियार्ड ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर के क्या किया, आगे एक्सपेरिमेंट किया। बताया उन्होंने कि बेसिकली 3 कंपोनेंट हैं जो कि इस बात को कंफ्यूजन कर रहे हैं कि हाँ वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, मतलब ट्रांसफर हो सकते हैं। कौन कौन, आरएनए, दूसरा डीएनए, तीसरा प्रोटीन। तो उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के स्पीसीज थे दैट इज आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन का, उसके सैंपल को लिया और उनके सैंपल को लेकर के पूरी तरीके से क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, मिक्सअप किया, और उनके सुपरनेटेंट को लेकर के और उनके पेलेट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए। 3 वेल्स बनाए जहां पर उन्होंने क्या किया, एक ट्रीटमेंट दिया किसका, प्रोटीनेज का। मतलब अगर कोई सिस्टम में प्रोटीन होगा तो उसको क्या करेगा, डिग्रेडेट कर देगा, डिग्रेड करके खराब कर देगा। तो मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोटीन की वजह से ट्रांसफर हो रही होगी तो ये यहाँ से ट्रीटमेंट देने के बाद नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर आपका नहीं हो पाएगा। इसके बाद आरएनएस को ऐड किया, इसका मतलब अगर कोई आरएनए होगा तो वहाँ पे उसको क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, और उसके बाद फिर वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तीसरे कंडीशन में क्या था, डीएनए था। डीएनए एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को डिग्रेड करेगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन डीएनए की वजह से हो रही होगी तो वो क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट फेज में वो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए जब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिए गए दैट इज हीट किल्ड एस सेल्स को लेकर के यहाँ पे कराया गया और यहाँ से लिक्विड निकाले गए, लिपिड और शुगर को लेकर के। तो प्रोटीनेज वाले कंडीशंस में क्या हुआ कि जब यहाँ पे आर स्ट्रेन ऐड की कर दी गई, ये एस स्ट्रेन था और इसके बाद प्रोटीनेज को क्या किया गया, ट्रीटमेंट दिया गया, आर स्ट्रेन को ऐड किया गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सेल्स है वो कैसा अपीयर हो रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब कि नॉर्मली आपका जो हीट किल्ड वाला सेल था एस स्ट्रेन जैसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया कि जब ये आरएनएस को ऐड किया गया, आरएनएस को ऐड करने के बाद जब यहाँ पे आरएसएस किया गया तो यहाँ पे भी क्या दिखाई दिया गया, दैट इज एस सेल अपीयर दिखाई दिया।
जबकि जब ये डीएनए वाले में आप देख रहे हैं तो डीएनए वाले में जब डीएनए वाले में ऐड किया गया और इसके बाद फिर ये आर सेल्स ऐड की गई तो यहाँ पर आपको नो एस सेल्स आपको अपीयर हुआ, मतलब स्मूथ सेल्स यहाँ पे अपीयर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो इस फिगर से आपको अभी तक क्या समझ में आया? कुछ चीज समझ में आ रही है आपको, या थोड़ी देर बाद आपसे मैं पूछूंगा ये सवाल? इस फिगर से उन्होंने यही समझाने की कोशिश की और एक्सपेरिमेंट को 3 एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दिया। जो सैंपल था ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट का, दैट मीन्स एस स्ट्रेन हीट किल्ड वाली और आर स्ट्रेन नॉर्मल वाली, उन दोनों को लेकर के उन्होंने क्या किया, 3 एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगाया, प्रोटीनेज का, डीएनएज का और आरएनएज का। और उन एक्सपेरिमेंट के लगाने के पीछे का रीजन सिर्फ यही था कि ये कन्फ्यूजन था कि प्रोटीन है, आरएनए है या डीएनए है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में है या जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में है। प्रोटीनेज जहाँ कहीं पे भी होगा मतलब वो हमेशा प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, मतलब वहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं रह पाएंगे। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे प्रोटीन को क्या किया, मतलब जब ये सैंपल लिया और प्रोटीनेज को ऐड कर दिया, इसका मतलब इस पूरे सेल्स में अगर कोई भी प्रोटीन होगी तो वो क्या होगी आपकी, दैट इज द डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब डिग्रेड हो जाएगी। अब इस सेल्स में इन्होंने क्या किया, आर सेल्स को ऐड कर दिया। जब ये आर सेल्स ऐड किया तो यहाँ पर आप देखिए सभी के सभी जो आर सेल्स थे वो कन्वर्ट किस में हो गई, एस सेल्स में। कैसी हो गई, एस सेल्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कि ये जो आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन से जो आर स्ट्रेन में कोई चीज ट्रांसफर हो रही थी वो प्रोटीन नहीं थी। इस लाइन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको क्या बताया गया कि पहले यहाँ पे हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इसके सैंपल को लिया गया, सैंपल को लेकर के यहाँ पे प्रोटीनेज को ट्रीट कर दिया गया। मतलब इस पूरे सैंपल में अगर कोई भी मतलब कोई भी प्रोटीन होगी उस प्रोटीन को पूरा क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, राइट। डिग्रेड करने के बाद अब इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया किसको, दैट इज द आर सेल्स को। आर सेल्स कैसी है, नॉन वायलेंट है, डिजीज को कॉज नहीं कर रही है। जब यहाँ पे इसको ऐड किया गया उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि बेसिकली ये सारे के सारे सेल्स कैसे दिखाई दिए, एस सेल्स अपीयर हुआ, मतलब कि ये डिजीज कॉज करने वाली हुई। इसका मतलब कि जो चीज आपका एस सेल्स से आर सेल्स में ट्रांसफर हो रहा था वो प्रोटीन तो नहीं था। अगर प्रोटीन होता तो यहाँ पे ये एस स्ट्रेन दिखाई नहीं देता। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। ओके। और अगर मैं इसको जो अपीयर के फॉर्म में है, अगर यहाँ पे मैं लाइव और किल की फॉर्म में अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे, इस वाले कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली एस स्टेन चुकी होगा तो वो डिजीज को कॉज करेगा, मतलब कंडीशंस कैसी होगी, सेल्स की मरने वाली हो जाएगी। दूसरा कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि उसके सैंपल को लेकर के आरएनएस को ऐड कर दिया गया। आरएनएस को ऐड कर दिया गया, इसका मतलब यहाँ पे इस पूरे सैंपल में कोई भी आरएनए होगा उसको क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा। तो अब इसके बाद ये आर सेल्स को क्या किया गया, ऐड किया गया। आर सेल को जब ऐड किया गया तो यहाँ पे देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हुई, ये सभी के सभी आर सेल्स एस सेल जैसा अपीयर हो गया। इसका मतलब कि जो कोई कंपोनेंट या मॉलिक्यूल आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा था एस स्ट्रेन से, वो कोई कंपोनेंट आरएनए तो नहीं था, क्योंकि अगर आरएनए होता तो उसको पूरा वो डिग्रेड कर चुका था, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट से क्या हुआ, आरएनए भी नहीं था। तीसरे केस में आप देखिए यहाँ पे इस सैंपल को लेकर के डीएनए से टेस्ट मतलब डिग्रेड कराया गया, ट्रीट कराया गया। डीएनए से ट्रीटमेंट देने के बाद बेसिकली यहाँ किया गया, यहाँ पे आर स्टेन को ऐड किया गया। यहाँ पे कोई भी सेल्स आपकी जो है बेसिकली एस स्टेन में कन्वर्ट होती हुई नहीं दिखाई दी। सारी की सारी सेल्स कैसी हैं, आर स्टेन वाली ही देखने को आपको मिल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एस स्ट्रेन से जो कोई कंपोनेंट या मटेरियल आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा था, जिसकी वजह से वो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जा रही थी, वो डीएनए ही था। अगर अदरवाइज ये सारी जो सेल्स थी ये सेल्स भी एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती, या एस स्ट्रेन जैसा दिखाई देना शुरू हो जाता। चूंकि डीएनए था तो डीएनए के को ट्रीटमेंट दिया गया डीएनए से, इसलिए पूरा का पूरा डीएनए क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। वहां पे उसकी जो इंटीग्रिटी थी वो लॉस हो गई। अब वो कंपोनेंट आपका आर स्टेन में ट्रांसफर नहीं हो पाया, दैट्स वाई ये आर स्टेन अब कन्वर्ट एस स्टेन में नहीं हो पाई। सो इस 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम के ट्रीटमेंट के बेसिस पे मैकार्थी मैक्लियार्ड ने इस बात को फुल प्रूफ दे दिया था कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, या एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा था ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट में, जो कि उस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन बना करके उसको वायलेंट में कन्वर्ट कर रहा था। सो एमंग दैट इज प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए, it was fully proved by the Avery and McLeod that is DNA was the
कंपोनेंट एंड द पार्ट इन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के ही प्रिंसिपल को लेकर के इन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट से ये फाइनल प्रूफ कर दिया था कि डीएनए ही आपका वो मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफर हुआ था, दैट इज ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट का पूरा जो चार्ट है या फिगर ये समझ में आ गया हो तो ये सारे स्टेटमेंट जो हैं यहाँ पे मैं लिखे हुए हैं, इनको पढ़ के समझा दूं, या अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पे पॉइंट्स पे। तो ये वाले पॉइंट पर हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि एवरी मैकलियार्ड और मैककार्थी ने क्या किया, ट्रांसफार्मिंग जो आपके प्रिंसिपल थे, दैट मीन्स जो कंपोनेंट थे उनको उन्होंने से लिया, हीट किल्ड का सस्टेन बैक्टीरिया को, देन ट्रीटेड विद द प्यूरिफाइड प्रिंसिपल विद द वेरियस एंजाइम। इन सभी सैंपल को क्या किया, अलग अलग एंजाइम से ट्रीट किया। कौन कौन, प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, आरएनए जो कि आरएनए को डिग्रेड करेगा, डीएनए जो कि डीएनए को डिग्रेड करेगा। एंजाइम्स ट्रीटमेंट दैट डिस्ट्रॉय डीएनए prevent the R strain from being transformed, while treatment that destroy protein or RNA did not affect the transformation। बताया गया कि वो एंजाइम का ट्रीटमेंट जो कि डीएनए को डिग्रेड कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो बेसिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है डीएनए को, प्रिवेंट द उस वाले एंजाइम के ट्रीटमेंट में जो ये आर स्ट्रेन थी वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो पाई, जबकि उन सभी ट्रीटमेंट में जहाँ पे डीएनए डिग्रेड नहीं हो रहा था, प्रोटीन या आरएनए डिग्रेड हो रहा था, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट हुए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हुई, वहाँ पे कोई इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं हुआ, मतलब नहीं आया। तो ट्रांसफॉर्मेशन का होना इस बात का प्रूफ था कि वहाँ पे कंपोनेंट आपका ना तो प्रोटीन था और ना ही आपका आरएनए था। डीएनए के केस में डीएनए वाले ट्रीटमेंट के केस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इससे इस बात का कंक्लूजन निकला कि डीएनए ही वो मटेरियल था जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में जा रहा था। तो कंक्लूजन इनका निकल करके आया, ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स डीएनए नॉट प्रोटीन। आपके एग्जाम में बड़े स्मार्टली ये सवाल पूछा जाता है कि दैट इज कौन से साइंटिस्ट ने या किस एक्सपेरिमेंट से ये फुल प्रूफ दिया गया या प्रूफ किया गया कि हाँ डीएनए आपका ट्रांसफॉर्म करने वाला मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। तो आप याद रखिएगा ये बात को प्रूफ किया था एवरी एंड मैकलियार्ड ने, लेकिन इसको और डिटेल में और एविडेंस के साथ में फुल्ली जो प्रूफ करने का क्रेज जाता है वो जाता है दैट इज द हर्शी एंड चेस को। तो अगर बात ये सवाल लेकर के आए कि किसने ये बताया था फर्स्ट टाइम पे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो वहाँ पे आप नाम एवरी मैकलियार्ड और मैककार्थी का देते हैं, जबकि अगर आपको फुल एंड एडवांस फॉर्म में अगर बात आएगी तो वहाँ पे आप हर्शी एंड चेस का देते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम को लेकर के हर्शी एंड चेस ने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कराया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फाइनली ये प्रूफ होता है कि डीएनए ही आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट क्या है इसको आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या किया, बेसिकली एक बैक्टीरियोफेज लिया जो कि बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है। उस बैक्टीरियोफेज के लेने के पीछे कारण क्या था, सिर्फ दो। नंबर पहला कि वो बैक्टीरियोफेज बेसिकली सिर्फ दो कंपोनेंट का मिला बन के बना होता है, जो कि प्रोटीन की कोट होती है और डीएनए होता है। सो जिस टाइम पे हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट ये करा रहे थे उसके पहले इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था और इस बात को लेकर के कोई श्योरिटी नहीं थी कि जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो प्रोटीन से जा रही है या डीएनए से जा रही है। हालांकि इससे पहले एवरी एंड मैकलियार्ड ने एक्सपेरिमेंट को बता दिया था, लेकिन तब पर भी साइंटिफिक कम्युनिटी में इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन बनी हुई थी कि एक्चुअली में कौन है जो कि मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर सेल्स को लेकर के। तो इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हर्शी एंड चेस ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को लिया जो कि प्रोटीन का मतलब उसकी बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आप देखें तो क्या है, सिर्फ इसके बाद प्रोटीन की कोट होती है और इसके बाद क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये प्रोटीन है और ये आपका न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए है। तो इस प्रोटीन और डीएनए में कौन ट्रांसफर हो रहा है, इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज को सेलेक्ट किया। बैक्टीरियोफेज के दोनों कंपोनेंट को मतलब प्रोटीन के कंपोनेंट को और डीएनए कंपोनेंट को, प्रोटीन वाले को क्या किया, एक रेडियो लेबलिंग कर दी किसका, सल्फर वाले का। सल्फर का वैसे नॉर्मल एटॉमिक नंबर जो होगा वो ठीक है, लेकिन रेडियो लेबलिंग जो किया उसको S32 के नाम से जाना जाता है या 35 आप बोल सकते हैं। और इसके बाद चूंकि ये प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन कोट है ये किसका मिलके बना है, प्रोटीन का मिलके बना होता है, राइट। और ये जो डीएनए है वो क्या है, दैट इज डीएनए ही है। तो डीएनए में क्या है, फॉस्फेट है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, P32 लिया और इसके लिए क्या किया, S35 लिया। ये दोनों क्या है, आपके रेडियो आइसोटोप्स हैं। मतलब प्रोटीन के कोड को उन्होंने क्या किया, सल्फर 35 से कोड किया और डीएनए को किससे कोड किया, दैट इज अ फॉस्फेट 32 से।
क्योंकि प्रोटीन में सल्फर पाए जाते हैं और डीएनए में फॉस्फेट पाया जाता है। तो अगर कोई मटेरियल जो कि अगर डीएनए ट्रांसफर हो रहा होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में आपको ये देखने को मिलेगा, और अगर प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में ये मिलेगा। इस बैक्टीरियोफाज को इन्होंने जब इसके प्रोटीन को S35 से और डीएनए को 53 से क्या किया, जब रेडियो लेबल कर दिया, फिर इसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया पे क्या कराया, इन्फेक्शन कराया। बैक्टीरिया पे जब इन्फेक्शन कराएगा तो क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसकी नई प्रोजेनी बनती है, ढेर सारे वायरस क्या होते हैं, बन जाते हैं, राइट। ढेर सारे क्या होंगे, आपके वायरस बन जाएंगे। तो वायरस जब बन जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका प्रोटीन कोड भी बनेगा, डीएनए भी बनेगा, राइट। तो इसको उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उन्होंने देखा कि जो वहां पे डीएनए आया था उस डीएनए में ये P32 दिखाई दिया था, जबकि सल्फर में आपको मतलब कि जो ट्रांसफर हुआ था वहां पे सल्फर आपको देखने को नहीं मिला। सल्फर कहाँ मिल गया, प्रोटीन के कोट में, मतलब कि इस डीएनए में नहीं देखने को मिला। तो इससे इन्होंने ये प्रूफ किया था कि जो चीज ट्रांसफर हो रही है वो डीएनए है, ना कि आपका प्रोटीन है, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बैक्टीरियोफाज को लिया, और बैक्टीरियोफाज को लेने के पीछे कारण ये था कि इसकी सिर्फ दो ही कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, एक प्रोटीन से और एक आपका डीएनए से। ये एक्सपेरिमेंट को पहले फिगर को आप देखिए पूरे सेटअप को, फिर इसके बाद मैं आपको ये जो टेक्स्ट लिखे उनको समझाऊंगा कि क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए यही एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं समझा रहा था। ये बैक्टीरियोफाज है और ये इसका पूरा प्रोटीन का कोट है जो कि सल्फर लेबल्ड है, और ये आपका क्या है, फॉस्फोरस लेबल्ड है। सल्फर का एटॉमिक नंबर यहाँ पे S35 लिखा जाता है लेबल्ड वाले का, इसका P32 लिखा जाता है, राइट। सो इसको क्या किया इन्होंने, लेबल्ड कराया। और इसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पे इन्फेक्शन कराया जा रहा है, तो इन्फेक्शन के टाइम पे क्या हो रहा है, ये आकर के यहाँ पे इन्फेक्ट करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या किया यहाँ पे इंटर किया, और जेनेटिक मटेरियल इंटर करने के बाद पूरा क्या होगा, यहाँ पे ये रेप्लिकेट करेगा, और फिर इसके बाद क्या होगा, एक नया वेरिएंट पार्टिकल बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसिकली ये डीएनए है, डीएनए क्या किया, इंसर्ट किया, डीएनए इंसर्ट करने के बाद फिर नया एक वेरिएंट पार्टिकल बनाएगा। तो ये जो वेरिएंट पार्टिकल आपके नए वाले बन रहे हैं उनको किस तरीके से इन्होंने आइसोलेट किया, कैसे उसको देखा और क्या उसका कंक्लूजन निकला, इसको आप यहाँ पे पॉइंट से समझिए। फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, मतलब ये जो रेडियो लेबल्ड करने वाला वायरस है बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराया गया। इसके बाद वायरसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम सेल्स इन द ब्लेंडर, मतलब कि जो वायरसेस थे उनको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। अब उस सेल को लेकर के क्या किया गया, सेपरेट किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो मतलब कि जो हैवियर पार्टिकल होंगे, मतलब ये वाले पार्ट होंगे, वो सब क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, आपके ऊपर रह जाएंगे सुपरनेटेड के फॉर्म में। तो सुपरनेटेड जो यहाँ पे देखिए, फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन द सेल्स एंड नो सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल्स। तो मतलब कि ये जो आपका फॉस्फोरस है वो क्या किया गया, यहाँ पे लिख रखा है कि दैट इज नो फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, सल्फर डेट इन सुपरनेटेंट। मतलब जब इसको ब्रेकआउट किया जाएगा तो जो डीएनए मॉलिक्यूल होंगे वो सब हैवियर हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में। मतलब कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये पिलेट के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएंगे, और जो आपका बाकी चीज़ें होंगी वो सब क्या होंगी, ऊपर के फॉर्म में होंगे। तो सुपरनेटेंट जो होगा वो क्या होगा, सेल डिविजेज होंगे, और पिलेट जो होगा वो क्या होगा, आपका डीएनए होगा। तो सुपरनेटेंट में आपको क्या देखने को मिला था, दैट इज सल्फर, और जबकि यहाँ पे क्या देखने को मिला, दैट इज द फॉस्फोरस मीन्स P32। तो इसके बेसिस पे सिंपल भाषा में उन्होंने समझाया कि जो चीज़ ट्रांसफर हो रही है वो आपकी क्या हो रही है, दैट इज दैट डीएनए हो रही है, या डीएनए की वजह से हो रहा है, ना कि प्रोटीन की वजह से। ये जो लाइन लिख रखे हैं, इस लाइन को मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। हर्से एंड चेस ने क्या किया, यूज्ड बैक्टीरियोफेज को किया वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है, बिकॉज दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर दैट इज अ डीएनए कोर सराउंडेड बाई अ प्रोटीन कोट। दो चीज से मिलकर के बना होता है। दे ग्रीव सम फेजेस इन द मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर मीन्स S35 एंड टू लेबल द प्रोटीन एंड कोट, एंड अदर इन द मीडियम कंटेनिंग रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस दैट इज P32 टू लेबल द डीएनए। मतलब प्रोटीन को कोट करने के लिए 35S को यूज किया, और डीएनए को लेबल करने के लिए P32 को यूज किया। द फेज वर देन अलाउड टू इन्फेक्ट इस्चेरिचिया कोलाई। इसके बाद जब ये लेबलिंग हो गई तो इस फेजेस को अलाउ किया गया बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराने के लिए। दे मेजर द रेडियो एक्टिविटी इन द बैक्टीरियल पेलेट एंड द लिक्विड सुपरनेटेंट। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को क्रश मतलब बैक्टीरिया को निकाल करके उसको पूरा डिब्रिजेज बनाया, उसको सेंट्रीफ्यूज कराया। सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद इसको पेलेट को मतलब ये वाले पार्ट को, और सुपरनेट मतलब ये वाले पार्ट को क्या किया, मेजरमेंट किया। बताया यहाँ पे द रिजल्ट शो दैट द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डीएनए वाज फाउंड विद इन द बैक्टीरिया while the radioactive sulfur
मीन्स प्रोटीन रिमेन इन द सुपरनेटेंट। बताया गया कि जो सल्फर था वो कहाँ मिला आपको, सुपरनेटेंट में मिला, जबकि जो फॉस्फोरस था वो कहाँ पे मिला, डीएनए में मिला। तो डीएनए में फॉस्फोरस का ट्रांसफर हुआ रेडियो लेबल्ड वाले का, इसका मतलब ये था कि डीएनए ही है जो कि ट्रांसफर हो रहा है, ना कि प्रोटीन हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकल कर आया कि डीएनए, दैट इज कंफर्म दैट DNA, not protein, was the genetic material transformed from the phage to the material cells. सो सिंपल स्टेटमेंट में अगर हर्सेन चेस के एक्सपेरिमेंट को आपको समझना है तो आप ये समझिए कि एक ऐसा वायरस है जिसके पास दो कंपोनेंट हैं, एक आपका है प्रोटीन और एक आपका है क्या, दैट इज द डीएनए। प्रोटीन को कोड किया गया किससे, सल्फर से, और डीएनए कोड किया गया किससे, दैट इज द फॉस्फेट से। जब इस फेज को इस्रिथिया कोलाई में क्या किया गया, इन्फेक्ट कराया गया, और इन्फेक्शन कराने के बाद जब इसका नया वेरिएंट पार्टिकल बनेगा तो इस नए वेरिएंट पार्टिकल क्या की गई, एनालिसिस की गई। तो देखा गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट मीन्स डीएनए है, उस डीएनए में फॉस्फेट देखने को मिला, और जो प्रोटीन कोड थी वो देखने में क्या मिला, दैट इज द सल्फर देखने को मिला। जिससे इससे ये समझ में आता है कि जो डीएनए है वो डीएनए क्या कर रहा है, दैट इज ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। सुपरनेटेंट में क्या मिलेंगे, आपके सारे सेल्स मिल जाए, सारे डिविजन्स मिल जाएंगे जो कि सेल्स के बाकी कंपोनेंट होंगे। तो सुपरनेट का मतलब कि जो उसी सेल्स का था, और डीएनए का मतलब जो कि नेक्स्ट जनरेशन में गया हुआ है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो चीज़ गई वो क्या गई, डीएनए गई, और डीएनए में क्या देखने को मिला, फॉस्फेट देखने को मिला। और सुपरनेट क्या था, जो कि आपका उसी सेल्स का था जिसमें कि वो इन्फेक्शन कराया गया था। तो इसका मतलब वो ट्रांसफर वहाँ पे हुआ नहीं। तो जब वो ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रांसफर कौन हुआ, फॉस्फेट हुआ। तो फॉस्फेट का ट्रांसफर मतलब कि डीएनए का होना। तो इसके वजह से इस चीज़ को स्टेटमेंट दिया गया कि पूरी तरीके से कि जो ट्रांसफॉर्म होने वाला मटेरियल है वो मटेरियल आपका डीएनए है, ना कि प्रोटीन। कोई कुछ पूछ रहा था मेरे ख्याल से। यस सर। सर मुझे ये कंफ्यूजन है कि जो फास्फोरस तो ठीक है डिटेक्ट हो रहा है मतलब, लेकिन सुपरनेटेंट में सल्फर कैसे डिटेक्ट हो रही है, मतलब दोनों एक साथ तो नहीं आने चाहिए ना, दोनों आएंगे तो फिर तो कंफ्यूजन ही रहेगा। देखिए रेडियो यहाँ पे फास्फोरस। ठीक है, समझ गया सवाल को आपको। देखिए ये इस वाले सेल को आप लीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से लेंगे, इसको क्या करेंगे, पूरा मतलब ब्रेकआउट करेंगे और इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूज के दो पार्ट बनेंगे। ये जो डीएनए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है ये यहाँ पिलेट के फॉर्म में आ जाएगी, और ये जो प्रोटीन कोट आपको दिखाई दे रहा है वायरस, मतलब ये तो बैक्टीरिया का है, वायरस वाले पार्टिकल का अगर आप इसका लेते हैं तो इसका जो सुपरनेटेंट होगा, ये सारी जो डिब्रिजेज आएंगे, मतलब जो सुपरनेटेंट होगा उन सब में ये प्रोटीन कोट वगैरह जाएगी। तो सुपरनेटेंट में आपको सल्फर दिखेगा जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन जो डीएनए है वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होकर के दिखाई दे रहा है, जो कि आपका पिलेट के फॉर्म में आ रहा है। हाँ सर, तो मेरा कहना है कि रेडियो एक्टिव, इसमें तो रेडियो एक्टिव सिर्फ प्रोटीन रहेगा, डीएनए इसमें रहेगा नहीं, और दूसरे वाले में रेडियो एक्टिव डीएनए रहेगा, उसमें प्रोटीन नहीं रहेगा, मतलब एक साथ एक ही में तो दोनों चीजें नहीं आएंगी ना। देखिए यहाँ पर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया गया है कि आप दोनों चीजें अलग अलग करके देख सकते हैं, मतलब लेकिन कॉन्सेप्ट उनका यही था। बैक्टीरियोफाज को क्या किया, मतलब उन्होंने कराया अलग अलग मीडिया में है, और एक एक साथ में देखने के बजाय उन्होंने अलग अलग करके देखा ताकि और क्लियरिटी हो सके। जैसे ये दोनों जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं कि एक बारी इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को किया, और एक बारी क्या किया इन्होंने, डीएनए को किया, राइट। एक साथ में करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए समझने के लिए उसको दोनों अलग अलग फेज में अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी कि हाँ नेक्स्ट जनरेशन में क्या चीज देखने को मिल रही है। यस सर, लेकिन मेरा यही बस था कि जो रिजल्ट लिखा था, द रिजल्ट शोड दैट रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाज फाउंड इन द बैक्टीरिया while the radioactive sulfur remained in the supernatant। तो ये मुझे बस ये लग रहा है कि दोनों को एक साथ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों को अगर हम एक साथ बोल रहे हैं दैट मीन्स दोनों ही आ रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ये मेरा कहना है। यहाँ ये वाली लाइन को बोल रहे हैं, ये कंक्लूजन के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना, द रिजल्ट शोड दैट द देखिए रेडियोएक्टिव फास्फोरस। देखिए ये लाइन तो आपको उस ये, हाँ ये लाइन आपको ये बता रहा है कि दैट इज रेडियो एक्टिव जो फॉस्फोरस है वो फाउंड किया गया विद इन द बैक्टीरिया में, मतलब बैक्टीरिया के अंदर में चूंकि कौन गया था, डीएनए ही जाता है, ये प्रोटीन कोड तो ऊपर ही रह जाती है। वाइल द रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन रिमेन इन द सुपरनेटेंट, मतलब ये जो प्रोटीन थी ये बाहर रह गई, इसका सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, बैक्टीरिया में आता है, इस बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन होगा, फिर प्रोटीन कोड का सिंथेसिस होगी। तो सुपरनेट में कौन आएगा, ये वाला सारे पोर्शन आएंगे। इसलिए स्टेटमेंट ये दिया गया कि जो रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस है या फॉस्फेट है वो कहाँ पे दिखाई दिया गया, बैक्टीरिया के सेल्स में।
बाकी सारी जो चीजें दिखाई दी आपको कहाँ दिखाई दी, दैट इज सुपरिंटेंडेंट में। ये लाइन आपको ये बताना चाहता है, मतलब उस लाइन का स्टेटमेंट ये है कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो आपको बैक्टीरिया के डीएनए में, मतलब बैक्टीरिया के अंदर में जो वायरस गया था, जो अपना नया पार्टिकल बनाने के लिए डीएनए ट्रांसफर किया था, वहां पे आपको देखने को मिला। लेकिन जो सल्फर था वो सुपरडेंट में देखने को मिला, मतलब सेल के बाहर वाले का। लेकिन सर मेरा बस यही कहना है कि दोनों चीजें एक साथ एक बार में नहीं हो पाएंगी। रेडियो लेबल दोनों एक साथ नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट, ये देखिए ना, ये एक नंबर 1 है, नंबर 2 है, लेकिन इनका कंक्लूजन निकल करके आपको ये आएगा। ये जो स्टेटमेंट है इन दोनों एक्सपेरिमेंट के समरी का कंक्लूजन है। अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रही है कि एक ही बार के एक्सपेरिमेंट में है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज मन दूर हाँ, करिए। अलग अलग लिखना अलग अलग चाहिए था, मेरा हाँ, ये भी एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंडिंग। अलग अलग हैं, इन दोनों की समरी आपको ये दी गई कि हाँ कहाँ पे क्या पाया गया। ठीक है, मतलब ओके। एक, हाँ, एक बार के एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन का देखा गया, एक बार के एक्सपेरिमेंट में डीएनए का देखा गया, और उन दोनों के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कंपाइल करके ये स्टेटमेंट दिया गया कि जो फॉस्फेट था वो आपको बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर में देखने को मिला, और सल्फर जो था वो बैक्टीरिया सेल्स के बाहर जो सुपरनेंट थे वहां पे देखने को मिला। ठीक है, ओके। सो फाइनली इन तीनों एक्सपेरिमेंट के एक ऑर्डर के साथ में आपने ये समझा कि किस तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन मींस डीएनए के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट का क्या क्या आउटकम रहा, कि कैसे डीएनए ही आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ना कि प्रोटीन है, और सर ना ही आपका आरएनए है। तो इन तीनों सर एक्सपेरिमेंट से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उनका फॉर्मेट आप समझ लीजिए, आप देख लीजिए, और मैं बोलूँगा कि आप लोग इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस, चाहे वो पीजीटी के एग्जाम में आए हैं, चाहे वो टीजीटी के एग्जाम में आए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए हैं, कहीं पे भी आया हो तो आप उसको खोज करके सॉल्व कीजिए। देखिए कि अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। ओके, सो सर हाँ, सर अगर जो आपने अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट रिपीट किया था, जो कंफर्म एक्सपेरिमेंट का आउटकम है वो हर्शी और चेस का है कि कंफर्म डीएनए है, और मतलब ग्रिफिथ ने फर्स्ट टाइम, मतलब क्वेश्चन आता है तो ये है कि हर्शी और चेस ने जो बोला था वो कंफर्म है कि डीएनए है, और ग्रिफिथ ने फर्स्ट टाइम मेंशन किया था कि सम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब तो मैकार्टी वाला क्या स्टेटमेंट हो सकता है अगर क्वेश्चन आता है तो? मैकार्थी ने, एवरियल मैकेनियल मैकार्थी ने फर्स्ट टाइम पे ये रिपोर्ट किया था कि जेनेटिक जो ट्रांसफॉर्म होने वाला मटेरियल है वो डीएनए है। फर्स्ट टाइम पे फुल प्रूफ जो दिया था हर्शे एंड चेस ने दिया था। ग्रिफिथ के सर लिए, बायोकेमिकल एविडेंस भी उसको बोलते हैं ना, सॉरी, बायोकेमिकल एविडेंस भी बोलते हैं एवरी मैक्लियोड का। मतलब जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट से स्टार्टिंग हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट में ये रिपोर्ट नहीं हो पाया कि वो केमिकल का नेचर क्या है, प्रोटीन है या डीएनए है या आरएनए है। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, प्रूफ देने के लिए, मतलब बताने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो मैक्लियार्ड का था। एवरियन मैक्लियार्ड ने ये बताया था, फुल प्रूफ दिया था, मतलब कि स्टेटमेंट दिया था कि वो मटेरियल जो ट्रांसफर हुआ था वो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए था। उसी एक्सपेरिमेंट को, मतलब मैक्लियार्ड के आउटकम को ही और फुल प्रूफ एविडेंस के साथ में बताने के लिए हर्से एंड चेस ने क्या किया, दैट इज एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफाज के साथ में। तो अगर आपके सवाल आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, तो मतलब कैसे बनेंगे, तो फर्स्ट टाइम पे एक्सपेरिमेंट, कभी कभी तो आपको ऑर्डर ही पूछ देता है कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रिगार्डिंग में कौन सा ऑर्डर आपका करेक्ट है, हर्से एंड चेस ने पहले दिया, या फिर एवरेज मैक्लियार्ड ने दिया, या फिर ग्रिफिथ ने दिया। तो आप ये ऑर्डर पहली बात तो याद रखिए, दैट इज ग्रिफिथ का है, एवरेज मैक्लियार्ड का है, हर्से एंड चेस का है। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को सबसे फर्स्ट टाइम कॉइन किसने किया, तो वो ग्रिफिथ ने किया। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या रहा ये भी आपको दे सकता है, या ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है ये भी आपको दे सकता है, राइट। एवरी ईयर मैक्लियार्ड के एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग में क्या है, उन्होंने बायोकेमिकली उस चीज़ को प्रूव किया था 3 डिफरेंट एंजाइम को लेकर के, और उन्होंने बताया था कि हाँ वो जो केमिकल ट्रांसफर हो रहा था एस स्टेन से आर स्टेन में, वो ट्रांसफर होने वाला मटेरियल क्या था, डीएनए ही था, प्रोटीन या आरएनए नहीं था। उन्हीं एक्सपेरिमेंट के आउटकम को लेकर के हर्शे ने पूरी तरीके से फुल्ली सेंट्रलाइज कर दिया डीएनए और प्रोटीन में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है, और इन्होंने फाइनली बता दिया कि डीएनए का ही होगा, प्रोटीन का नहीं होगा। ठीक है, यस सर।
ओके, सो फाइनली अब तक आपको जो क्लास मतलब जो चीज़ आपको समझाई गई बताई गई उस पूरे लेक्चर का आउटकम यही निकल कर के आया कि 3 कंसेक्यूटिव एक्सपेरिमेंट हुए और इन कंसेक्यूटिव एक्सपेरिमेंट के आउटकम के बाद इस स्टेटमेंट को दिया गया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो ट्रांसफर हो रहा है, जिसको कि आप जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर करने वाला मॉलिक्यूल वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन या आरएनए है, राइट। सो आगे हम लोग देखेंगे कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल, ये देखिए आपको ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और यहाँ पे ईयर भी आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले तो मिंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स की फाउंडेशन की और जेनेटिक्स के बारे में बताया कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 1920s में क्या हुआ, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हुआ। 1940 मतलब 20 साल लग गए साइंटिफिक कम्युनिटी को इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लोर करने में, डिकोड करने में कि एक्चुअली में वो क्या था। हम लोग पढ़ तो लेते थे नहीं आसानी से, 1920 में था या 1940 में है, 1950 मतलब 10 साल का गैप हो गया सिर्फ यहाँ से यहाँ आने में, इस बात को बताने के लिए हर्षेय साहब को कि हाँ वो मटेरियल आपका डीएनए ही था। 1950 के बुक के बाद 1953 में डिस्कवरी होती है किसका, दैट इज डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल का। ये ऑर्डर भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है डीएनए के रिगार्डिंग में, मतलब डीएनए के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आप याद रखिए 1920s, 1940, 1950, 1953। तो 1953 में ही वाटसन क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को डिस्कवर कर दिया था, बता दिया था, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, पहले की क्लासेस में पढ़ करके आ चुके हैं। ओके, सो बेसिकली आज का जो अपना टारगेट था, दैट इज जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी का होना, वो हमारा फिनिश हो चुका है। आगे भी थोड़ा हम लोग कुछ समरी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी भी जेनेटिक मटेरियल का। तो डीएनए की जेनेटिक मटेरियल होने के पीछे जो लॉजिक है, जो प्रॉपर्टी है, वो क्या क्या है। फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उस पर उसका जो नेचर हो क्या हो, स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आए दिन म्यूटेट होता रहे और आए दिन उसकी इंटीग्रिटी बदलती रहे, स्ट्रक्चर बदलता रहे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई मटेरियल जेनेटिक होगा उसका फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पोटेंशियल फॉर हेरिटेबल चेंजेस, और काफ़ी उसमें पोटेंशियल होनी चाहिए जो भी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं उनमें चेंजेस होने के लिए। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो सब का सारी इन्फॉर्मेशन उस मटेरियल में, दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल में क्या होना चाहिए, डिपॉजिट मतलब स्टोर होना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो पाए। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसमिटेबल टू द प्रोजेनी, और जो वो इन्फॉर्मेशन हो वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने के लायक हो, उस कंडीशन में हो। मस्ट बी एसेसिबल एंड अलाउ सेल्स टू रिस्पॉन्ड, और सारे सेल्स उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर सकें और उसको एक्सेस कर सकें। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डीएनए वर्सेस आरएनए विच इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल। आप डीएनए और आरएनए, मतलब ऐसा पहले माना जाता था कि सबसे पहले माना जाता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, फिर इसके बाद आरएनए वर्ड का हाइपोथेसिस आता है और ये बताता है कि आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, फिर तब जा करके बेसिकली फाइनली आता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए और आरएनए में कौन बेहतर जेनेटिक मटेरियल होगा और क्यों होगा, यहाँ पे आपको एक समरी दी हुई है। अगर आप देखेंगे तो आपको इसके पहले वाली जो क्लासेस में चीज़ें बताई गई हैं उसके रिगार्डिंग में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डीएनए जो कि डबल हेलिकल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, डिऑक्सीराइबो शुगर पाया जाता है यहाँ पे, और राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो कि मोर स्टेबल होता है, म्यूटेशन इसमें कम होती हैं। बेस पेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा, यहाँ पे थाइमिन होता है जो कि एडिशनल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। OH ग्रुप नहीं होता है जिसकी वजह से रिएक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है, तो केमिकली ये लेस रिएक्टिव है। ये सारे पॉइंट आपको पहले की क्लासेस में जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया था वहाँ पे आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप आसानी से इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि बेसिकली इन दोनों में ज़्यादा बेहतर जेनेटिक मटेरियल कौन है। अगर स्टेबिलिटी को लेकर के और इन्फॉर्मेशन को लेकर के इन सब के रिगार्डिंग में देखेंगे तो आपको पहले से ही पता है कि आरएनए जो कि एक सिंगल स्टैंडर्ड दैट इज न्यूक्लिक एसिड है और वो लेस रिएक्टिव मतलब लेस स्टेबल होता है, क्योंकि उसके पास क्या है, OH ग्रुप होता है जो कि उसको स्टेबिलिटी की तरफ कम ले जाता है, रिएक्टिविटी की तरफ ज़्यादा ले जाता है। तो आरएनए लेस स्टेबल है, इसलिए वो बेहतर कैंडिडेट नहीं है जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा का पहला प्रोसेस, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल का मीन्स डीएनए का रेप्लिकेशन।
उस डीएनए के रेप्लिकेशन को पढ़ने से पहले यहाँ पे उसके कुछ मोड को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से मोड रेप्लिकेशन के पाए जाते हैं। तो नॉर्मली 3 मोड आपको रिपोर्ट किए जाते हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। सो कंजर्वेटिव मेथड का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो मान लीजिए आपका पेरेंटल स्टैंड होती है, इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा और दोनों जो नई स्टैंड बनेगी पूरी तरीके से क्या होगी, आपकी न्यू होगी, राइट। यहाँ पे आप देखिए साइन दे रखा है, ये लाइट ब्लू वाला आपका पेरेंटल है और रेड वाला क्या है आपका, दैट इज डीएनए न्यू है। तो कंजर्वेटिव का मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट्स वाली स्टैंड होती है पूरी तरीके से कंजर्व होती है, न्यू वाली पूरी तरीके से टोटली क्या होती है, अलग बन जाती है। फिर अगर आप सेकंड जनरेशन में देखेंगे तो आपका क्या होगा, ये वाला स्टैंड का कंजर्वेटिव बनेगा, बाकी ये वाला स्टैंड का नया बनेगा, इसका दोनों क्या होंगे, नए बन जाएंगे। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ कि एक स्टैंड मतलब एक स्टैंड से जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, तो यहाँ पे जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा उनमें दोनों का चीजें होंगी, एक नया वाला होगा, एक आपका ओल्ड वाला पेरेंटल वाला होगा, एक पेरेंटल एक ओल्ड। फिर इसका बनेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका एक पेरेंटल हो गया, एक न्यू हो जाएगा, एक न्यू हो जाएगा, एक पेरेंटल हो जाएगा। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब हो गया कि जो डीएनए से एक डीएनए से 2 मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल्स में ही एक एक स्ट्रैंड किसकी होगी, नई वाली होगी। जबकि यहाँ के हिसाब से दोनों जो कॉपी बनेगी उसकी एक कॉपी पूरी तरीके से क्या होगी, पेरेंटल होगी, एक कॉपी क्या होगी, आपकी न्यू वाली होगी। डिस्पर्सिव का मतलब हो गया कुछ कुछ फ्रेगमेंट या पार्ट आपके एक दोनों स्ट्रैंड में पाए जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि ये डिस्पर्स हो गया, मतलब बिखर गया है, कुछ फ्रेगमेंट आपका न्यू वाले का है, कुछ फ्रेगमेंट आपका पेरेंटल वाले का। ऐसे ही आपको दोनों स्ट्रैंड में देखने को मिलता है। ये दोनों टाइप के जो मोड हैं ये आपके हाइपोथेटिकल हैं, नेचर में जो पाई जाती है वो सब क्या है, आपके सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब जो आपका डीएनए का स्टैंड होगा, इन दोनों स्टैंड की कॉपी बनेगी, एक स्टैंड की जो कॉपी बनेगी वो न्यू वाले से कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे होगा, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी न्यू वाली यहाँ पे होगा। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो डीएनए आपके बनेंगे उस डीएनए में एक स्टैंड जो होगी आपकी पेरेंटल होगी, नेक्स्ट स्टैंड जो होगी वो आपकी न्यू वाली होगी। तो आगे आपको ये पढ़ने को रहेगा दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल आपका क्या कहता है। कभी कभी आपसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में, उनके रेशियो के बारे में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में पूछे जाते हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए यहाँ पे निकल्सन स्टाल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि मॉडल जो होता है रेप्लिकेशन का या मोड वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। कैसे प्रूफ किया था इसको आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। पहले उन्होंने क्या किया कि डीएनए को एक नॉर्मली डीएनए में क्या है आपका नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, तो नाइट्रोजन में बेसिस पे नाइट्रोजन कैसा है, नाइट्रोजन 14 होते हैं, राइट। तो उन्होंने इस बैक्टीरिया को, उस सेल्स को लेकर के पहले नाइट्रोजन 15 वाले मीडिया में क्या कराया, ग्रो कराया। मतलब वहाँ पे एक सॉल्ट लिया जिसका नाम था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन था वो कैसा था, नाइट्रोजन 15 था। इस अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में उन्होंने बैक्टीरिया को पूरा ग्रो कराया तब तक जब तक कि पूरा उसका नाइट्रोजन 15 नहीं हो गया, राइट। तो नाइट्रोजन 15 वाले बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, ट्रीटमेंट दिया। अब जाकर के यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको डीएनए स्टैंड कैसा है, नाइट्रोजन 15 है, पूरी की पूरी बैंड आपकी एक आ रही है। अब इस बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन 14 वाले मीडिया में ग्रो कराया। तो पहली वाली जो स्टैंड आपकी बनी, मतलब अब ऐसे समझिए इमेजिनरी आप यहाँ पे लेके चलिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्टैंड पूरी की पूरी कैसी है, नाइट्रोजन 15 है, कैसी है, नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन 14 वाले में जब ग्रो कराया तो एक स्टैंड किसकी बनी, N15 की, और एक स्टैंड किसकी बनी, N14 की। यहाँ पे भी क्या होगा 15, यहाँ पे भी क्या होगा 14, राइट। दूसरे वाले स्टैंड में फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरे वाले साइकिल में आप क्या देखोगे कि इस वाले स्टैंड की ये वाली जो ब्लू वाली है, ब्लू वाले का एक क्या बनेगा, रेड वाला बनेगा, ये दिखाई दे गया। जबकि रेड वाले का भी रेड बनेगा, रेड वाले का तो पूरा रेड बन जाएगा। यहाँ पे ब्लू वाले का क्या बनेगा, रेड और ब्लू बनेगा, यहाँ पे रेड वाले का पूरा रेड बन जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब कि एक स्टैंड हो, एक डीएनए होगा जो कि हाइब्रिड होगा 14 और 15 का, एक जो दिखेगा आपको दोनों का 14-14 देखने को मिलेगा, इसका भी 14-14 देखने को मिलेगा, इसका भी 14-14 लेगा, यहाँ पे आपका 15 and 14 हो जाएगा, राइट। तो अब आपको यहाँ पे एक बैंड और देखने को मिल जाएगी इसकी हाइब्रिड वाले की, ये वाले की देखने को मिलेगी। तो पहले केस में सिर्फ नाइट्रोजन 15 था, दूसरे केस में नाइट्रोजन 15 and 14 देखने को मिला। और इस तरीके से जब आप और साइकिल करते जाएंगे तो ये जो नाइट्रोजन 14 दिखाई दे रहा है, एक बैंड आपकी इसकी भी देखने को मिल जाएगी।
तो इस तरीके का जो रेशियो है या जो बैंड देखने को मिला, इससे इन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन का मोड है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे आपको 3 बैंड दिखाई देते हैं, एक डीएनए नाइट्रोजन 15 का, एक नाइट्रोजन 14 का, एक नाइट्रोजन 14 एंड 15 का। जैसे अगर मैं मान लीजिए ये आपका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, और उस डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे बैंड बना दूं, एक बैंड ये, एक बैंड ये, और एक बैंड ये, राइट। तो ये वाली जो बैंड होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, नाइट्रोजन 15 को। ये वाली जो बैंड होगी किसको करेगी, नाइट्रोजन 15 एंड नाइट्रोजन 15 को। और ये वाली जो होगी किसको करेगी, नाइट्रोजन 14 को। तो ये बीच वाली जो होगी उसकी डेंसिटी इससे कम और इससे ज़्यादा। सबसे लाइट किसकी होगी, नाइट्रोजन 14 वाले को। तो इस तीन तरीके के बैंड आपको देखने को मिले थे इनके एक्सपेरिमेंट में। ये तीनों बैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे नीचे किसका होगा, नाइट्रोजन 15 का, उसके बाद किसका होगा, हाइब्रिड का, उसके ऊपर किसका होगा, दैट इज द न्यूबॉर्न वाले का। तो कभी कभी आपको ऐसे फिगर दे दिया जाता है और फिगर दे करके पूछा जाता है कि हर्शे-चेस के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 3 बैंड दिखाई दे रहे हैं, और इन तीनों बैंड का आपको नाम बताना होता है कि हाँ ये तीनों बैंड में क्या क्या कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला सबसे बॉटम पे जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन 15 हो जाएगा। ये वाला क्या होगा, नाइट्रोजन 14 एंड 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा सिंपल भाषा में अगर आप समझिए तो मान लीजिए इनिशियली ये डीएनए था, इस डीएनए के पास सारे के सारे नाइट्रोजन कैसे थे, दैट इज 15 थे, राइट। जब यहाँ पे कल्चर मीडिया में क्या रखा गया, नाइट्रोजन 14 रखा गया और ग्रो कराया गया, तब आप देखिए क्या होगा कि इसका एक स्टैंड ग्रीन रहेगा, नाइट्रोजन 14 को आप रेड से लिख लीजिए तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन 14 है, ठीक है। एक इसका क्या होगा, ये ग्रीन होगा, लेकिन एक कैसा बनेगा, रेड बन जाएगा। इस वाले का भी क्या होगा, एक रेड बनेगा और एक कैसा बनेगा, दैट इज द ग्रीन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये यहाँ पे हाइब्रिड हो गया, मतलब एक नाइट्रोजन 15 है, ये भी नाइट्रोजन 15 है, और ये कैसा होगा, दैट इज द 14 एंड 14 हो जाएगा। ये है 14 और ये भी है आपका 14। अब इसके बाद जब नेक्स्ट साइकिल में कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखिए ये वाली जो आपकी ग्रीन थी, इस ग्रीन का एक स्टैंड तो ग्रीन बनेगा, लेकिन दूसरा वाला स्टैंड कैसा बनेगा, रेड बन जाएगा। जबकि इसके दोनों स्टैंड कैसे बनेंगे, आपके रेड रेड बन जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये वाले स्टैंड की क्या हो गई, ये रेड कॉपी हो गई। यहाँ पे जब देखेंगे तो ये दोनों क्या होगा, आपका रेड रेड होगा। इस वाले के साथ में भी सेम यही चीज़ होगा, दो स्टैंड कैसी बनेंगे, रेड, एक ये रेड और एक क्या बनेगा आपका, दैट इज द ग्रीन बन जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो 15 वाले का नंबर हमेशा कम होता जाएगा, 14 वाले संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो एक ही स्टैंड मतलब नई वाले डीएनए में एक स्टैंड 14 और 15 का आना इस बात का फुल प्रूफ था कि एक जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो कैसा है, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव है। तो मिशेल्सन स्टाल को क्रेज जाता है इस बात को प्रूफ करने के लिए कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन उसका मोड कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, और नाइट्रोजन के रेडियोटोप को करने के लिए उन्होंने अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl को क्या किया था, यूज किया था। इस NH4 में नाइट्रोजन जो था वो रेडियो लेवल, दैट मीन्स नाइट्रोजन 15 था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो ये वाले। और दूसरा रेशियो पूछा जाता है, जैसे अगर आप फर्स्ट जनरेशन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे रेशियो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि 50% आपके कैसे हैं, 1:1 का रेशियो दिखाई देगा। मतलब ये 50% 14 है, 50% क्या है आपके 15 है। 4 स्टैंड बनी, 4 में से आपका 2 15 का हुआ, 4 आपका किसका, 2 किसका हुआ, 14 का बना। सेकेंड जनरेशन में देखेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे टोटल कितने स्टैंड है, 8 स्टैंड है, जिसमें से 2 स्टैंड कैसी हैं, 15 वाली है। तो 2:6 मतलब 1:, क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो क्या होगा, 25% इज टू 75% देखने को आपको मिलता है। तो मिशेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट में सेकेंड जनरेशन में रेशियो
नया वाले का मीन्स 15 और 14 वाले का रेशियो क्या आया था, इससे भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे सर सेकंड जनरेशन का रेशियो समझ में नहीं आया, 1:3 कैसे हुआ सर? 2 हाइब्रिड है और 2 N14 है। यहाँ पे टोटल स्टैंड कितना दिखाई दे रहा है आपको? 1 2 3 4 6 8, मतलब 4 डीएनए है, तो मतलब 8 स्टैंड हुआ। 8 स्टैंड में से 2 स्टैंड कैसे हैं आपके? नाइट्रोजन 15 वाले हैं, एक ये और एक ये। बाकी 6 कैसे हैं आपके? 14 वाले हैं। तो 2:6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। 2:6 को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 1:3 लिख सकते हैं। और अगर इस 1:3 को अगर परसेंटेज में लिखोगे तो 25:75 रेशियो आप लिख सकते हो। अर्चना, समझ में आया आपको? जी सर, आप मतलब वो डबल स्ट्रैंड का दोनों हेलिकल को 2 स्ट्रैंड काउंट करें ना सर? टोटल जो ऑल स्टैंड है उस स्टैंड को आप काउंट कर लीजिए, उसमें से कितना आपका 14 15 का। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 स्टैंड थी, 4 स्टैंड में से 2 आपका 40 15 था और 2 आपके क्या थे? 14 थे। इसका मतलब क्या हो गया? 1:1 का रेशियो आया। यस सर, यस। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए थर्ड साइकिल में कितना रेशियो आएगा? बनाऊं क्या फिगर में? ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को? ये जो ग्राफ, ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट वाला मैं फिगर बनाया हूं यहाँ पे, हाँ जी। यस सर। इस एक्सपेरिमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई सारी चीजें क्लियर हैं, क्योंकि रिटन फॉर्म में कुछ नहीं है आपके पास। तो 1:7 आएगा क्या? 1:7? चलिए सबके सामने देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। 4 स्टैंड है आपके पास। 4 स्टैंड में मैक्सिमम जो स्टैंड है वो रेड वाले हैं, तो एक स्टैंड में ये है, एक स्टैंड में ग्रीन वाला ये है। ओके, बाकी मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ। 1:7 है। सही है। यस सर। यस सर। चलिए, यही था। अब अगर आप इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक आपका रेड बन जाएगा, एक ग्रीन बनेगा। इससे बनाएंगे तो आपको क्या बनेगा? दोनों ही रेड बन जाएंगे। इससे बनाएंगे तो दोनों रेड, इससे बनाएंगे तो दोनों रेड, इससे बनाएंगे तो दोनों रेड, इससे बनाएंगे तो दोनों रेड। यहाँ से बनेगा तो दोनों रेड, यहाँ से बनाएंगे तो एक रेड और एक ग्रीन, यही बनेगा ना? तो देखिए कितना बना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 16 टोटल क्या है? स्टैंड हैं, जिनमें से 2 कैसे हैं आपके? न्यू, मतलब 15 वाले हैं, और बाकी सब कैसे हैं? दैट इज 14। ये सब 14 वाले हैं, तो इसको आप 1:7 बता सकते हैं। सबसे पहले आंसर किसने दिया था? सुजाता ने। चलिए, ठीक था इनका आंसर। तो कभी कभी आपसे सवाल ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंट के सेकंड जनरेशन में रेशियो क्या था या थर्ड जनरेशन में रेशियो क्या था, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। यस चलिए, सर। होपफुली कि आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री से स्विच होकर के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। वैसे आज ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि न्यू रहा हो, सारी चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़े हुए होंगे। ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग से फॉरगेट हो गई हों, मिस आउट हो गई हों, जिसको कि आज आपने यहाँ पे रिकॉल कर लिया। क्या ऐसा कुछ भी था जो कि पहले आप नहीं जानते थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग में, लाइक एज जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी को लेकर के, आज आपको जानने को मिला? तो पता तो था, बस भूल गए थे। अच्छा।